नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं। ये मॉक नंबर 1 है। ऐसे कई सारे टेस्ट आपको लगातार मिलेंगे। तो आइए बिना देर के ये स्टार्ट करते हैं। और ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, दोनों भाषाओं में यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये नंबर दिए हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है @study for civil services, कम से कम उससे जुड़े रहिए क्योंकि वहाँ पर आपका बेनिफिट है, लॉस कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, और इसमें ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी जो है, मतलब हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने कहाँ पर भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। उद्घाटनकर्ता का नाम भी पूछता है तो उसे आप देख सकते हैं। अब इसका जो वेन्यू है वो आपको बताना है। और इसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के सीमर ने ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड जो है उसको जीता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें विकल्प दिया है ना, बेंगलुरु और भुवनेश्वर कुमार, इसके अलावा दिल्ली और कुलदीप यादव, ऐसे ही हेर फेर करके दिया हुआ है। और आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, मतलब इसका उद्घाटन का जो वेन्यू है या प्लेस है वो दिल्ली है। और ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड जो है ये भुवनेश्वर कुमार ने प्राप्त किया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। स्पेन में कौन सा शहर एक वर्चुअली समारोह में 22वें लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार की मेजबानी करेगा, मतलब होस्टिंग करेगा। और हाल में किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात हो रही है, उसके डायरेक्टर जनरल की हैसियत से किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, बताइए। इसमें देख लीजिए, मैंड्रिड और नवीन अग्रवाल का नाम है। इसके अलावा सविल, ये नाम दिया हुआ है, सविल और सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम का नाम है। मैंड्रिड और सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम है। इसी प्रकार से सविल और नवीन अग्रवाल का नाम। आप इसमें से देखकर बताइए कि कौन सा होगा। जो 2 पेयर्स दिए हुए हैं प्रश्न के, और इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के जो महानिदेशक चुने गए हैं वो है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। और स्पेन का जो सविल शहर है, ये सविल है कहाँ पे, इसकी लोकेशन स्पेन में है, हालांकि मैंड्रिड भी वहीं पर है। तो इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे वर्चुअल समारोह, ये जो 22वां लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है, इसकी मेजबानी करेगा इस प्रकार से। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में मिस्र में लक्जर का खोया हुआ कितने साल का पुराना सोने का शहर खोजा गया है। मतलब उसकी जो साल अवधि है वो कितनी है वो आपको देखनी है। और हाल ही में योगेश प्रवीण का देहांत हो गया है, तो इनका क्षेत्र कौन सा था या किस क्षेत्र से ये संबंधित थे, ये 2 चीज़ें आपको देखनी। नीचे विकल्प दिया है 3400 और इतिहासकार थे ये, या फिर 3500 और समाज सेवक थे। मतलब ये 2 में से कोई एक तो होंगे, देखकर बताइए। और तीसरा वाला जो करेक्ट इसमें आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा। मतलब 3400 साल पुराना ये जो सोने का शहर है इसको खोजा गया है। मतलब सोने का शहर, मतलब वहाँ नींद नहीं लेते थे, सोते नहीं थे, वो गोल्ड सिटी है, ठीक, जो स्वर्ण होता है उसकी बात हो रही। और ये काफ़ी पुराना है, मतलब 3400 साल के, ये कम नहीं होते। और इसमें आप देख रहे हैं ना योगेश प्रवीण, तो ये इतिहासकार थे। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के किस स्टार क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैटली पदक से सम्मानित किया गया है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और उसके साथ प्रश्न में ये जोड़ा गया है कि हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है ये महाराष्ट्र के किस जिले में पहुंचाई गई या पहुंच गई। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, मतलब एक तो व्यक्ति का नाम, दूसरा स्थान का नाम। देखकर बताइए। यहाँ पर केन विलियमसन का नाम है, रायगढ़ का नाम है, रॉस टेलर और रत्नागिरी है। मतलब नाम 2 ही हैं और उसमें जो प्लेस है वो रायगढ़ और रत्नागिरी है। इसमें से देखना है आपको। और चौथा जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देखिए, जो केन विलियमसन और रत्नागिरी वाला ऑप्शन है, न्यूजीलैंड के ये स्टार क्रिकेटर है, इनका नाम आप याद रखिएगा। देश का नाम भी पूछा जा सकता है, इनकी नेशनलिटी पूछी जा सकती है, तो ये न्यूजीलैंड के हैं। और रत्नागिरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे फ्लोटिंग स्टोरेज एंड जो रीगैसिफिकेशन यूनिट है वो खोली गई है या पहुँच गई। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हाल ही में किसने 6वां जो रायसीना संवाद था उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। सब कुछ आजकल का अगर समय देखा जाए तो वर्चुअल तरीके से हो रहा है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में 14 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब उद्घाटनकर्ता का नाम और दिवस का नाम आपको देखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी और विश्व चगास रोग दिवस। इसके बाद उपराष्ट्रपति जो नायडू जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, इंटरेस्टिंग। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस है और चगास रोग दिवस है। इसी प्रकार से घूम रहा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला ही। मोदी जी के द्वारा ये जो 6वां रायसीना संवाद है इसका उद्घाटन जो वर्चुअल तरीका है उससे किया गया था। और ये विश्व चगास रोग दिवस जो है ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है।
अच्छा, एक प्रश्न ये भी है कि पगड़ी दिवस अच्छा कब मनाया जाता है? तो ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 14-13 ये तारीखें एक क्रम से हैं, तो इन्हें आप याद करिए। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। हाल ही में भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा किस देश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। ये जो लिटिल गुरु है ये असल में क्या है? संस्कृत पढ़ाने वाला एप्लीकेशन है और इसको लॉन्च किया गया है। तो देश कहाँ है, मतलब कौन सा देश है जहाँ पे इसकी लॉन्चिंग होती है, वो बताना है आपको। और हाल ही में कौन सी जो बैंक है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बन गई है। मतलब यहाँ पे बैंक जो है वो पुलिंग होता है, तो ये कौन सा बैंक है बताइए। इसमें से आप प्रश्न देख रहे हैं और नीचे विकल्प है, श्रीलंका है, ICICI बैंक है, इसके अलावा बांग्लादेश है और एक्सिस बैंक है। श्रीलंका और एक्सिस बैंक भी दिया हुआ है और इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। मतलब ये बांग्लादेश और ICICI बैंक है जिसे कि हम यहाँ पर चुन सकते हैं। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र जो कि भारत का है, ये बांग्लादेश में जाकर एक जो संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु है उसको लॉन्च किया, ठीक। और दूसरा वाला इसमें जो बैंक का नाम पूछा है, तो ICICI बैंक जो है ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बन गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप को किया है, यानी साझेदारी की। ये शब्द थोड़ा अनोखा है। और उसके बाद देखिए, हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। देखिए, एक नगरपालिका बॉन्ड होते हैं, सिंपल होते हैं, और दूसरा ग्रीन बॉन्ड होता है, तो उसमें पर्यावरण के जितने भी घटक होते हैं उनको कायदे से ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें से बताइए। और देखिए 2 ऑप्शन दिया है, मतलब 2 तरह के इसमें जो जोड़े वाले ऑप्शन है वो दिए हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस है, इसके अलावा गोरखपुर है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है और गाजियाबाद है। ऐसे ही करके ये घूम रहा है। तो आप जानते हैं कि जो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला इसमें शहर है या जिला आप कहें, वो गाजियाबाद है। हालांकि लखनऊ जो है वो पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर था, लेकिन यहाँ ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है तो गाजियाबाद का नाम लेंगे। और SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक साझेदारी किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो C वाला हो जाएगा, ठीक। C वाले को चुनते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किसने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक पद धारण किया है। और सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सोना महिला उद्यमिता और प्रशिक्षण में महिला उद्यमिता उप विषय के तहत पुरस्कार जीतने का जो काम है वो किया है। तो ये आपको बताना है कि ये जो कॉलेज है ये किस राज्य में, इसकी लोकेशन बतानी है। 2 चीज़ें इसमें दी गई हैं। और शेखर शाह और महाराष्ट्र इसमें दिया है, इसके अलावा पूनम गुप्ता और तमिलनाडु है। शेखर शाह और तमिलनाडु है और पूनम गुप्ता और महाराष्ट्र है, देख कर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से पूनम गुप्ता और तमिलनाडु वाला हो जाएगा। मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का जो महानिदेशक इसमें बनाया गया है या अपॉइंटमेंट प्राप्त हुई है वो पूनम गुप्ता जी को प्राप्त हुई है। और ये जो सोना कॉलेज है ये तमिलनाडु में लोकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किसे देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये व्यक्ति कौन है। और हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था। 2 चीज़ें आपको बतानी है, बताइए। यहाँ पे सुशील चंद्र और शूटिंग कोच इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार से सुनील अरोड़ा का नाम है और हॉकी कोच का नाम दिया है। तो इसमें जो क्षेत्र है ना वो या तो शूटिंग होगा या फिर हॉकी होगा, और 2 ही व्यक्तियों के नाम दिए हैं। बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखिए 9वां प्रश्न जो है इसका ऊपर वाला ही सही है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये सुशील चंद्र जी हैं जो कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे अपॉइंट हुए हैं, यानी नियुक्त हुए हैं। और शूटिंग कोच थे ये संजय चक्रवर्ती, जिनका कि देहावसान हो गया है। तो कोई बड़ा आदमी अगर मरता है तो उस पर भी एक करंट अफेयर का जो डाटा है या लाइन है वो बन जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली को किस शहर के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहला प्रश्न है। और इसी प्रश्न में जुड़ा हुआ दूसरा है कि बाफ्टा अवार्ड 2021 का जो 74वां संस्करण था, अब यहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए बाफ्टा अवार्ड 2021 जो था इसका ये 74वां संस्करण था। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड है वो किस फिल्म को प्राप्त हुआ है उसका भी नाम आपको देखना है। तो यहाँ पर दुबई का नाम दिया है और द प्रेजेंट है, इसके अलावा अबू धाबी और द आउल एंड द पुसी कैट है। पुसी कैट से आपको टॉम एंड जेरी याद आ रहे होंगे, खैर। और उसके बाद दुबई और आउल एंड द पुसी कैट, और उसके बाद प्रेजेंट इसी प्रकार से है। मतलब 2 फिल्में हैं, 2 शहरों के नाम हैं। और 10वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मतलब अबू धाबी और आउल एंड पुसी कैट, ये वाला जो विकल्प है ये परफेक्ट, ठीक। जो भारतीय यहाँ पे बिजनेस टाइकून M यूसुफ अली हैं उनको अबू धाबी का ये शीर्ष नागरिक पुरस्कार होता है, इससे नवाजा गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें 11वें प्रश्न को आप देख रहे हैं। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने रिवार्ड 123 बचत खाता को लॉन्च किया है। रिवार्ड 123 भी आप कह सकते हैं, 123 भी कह सकते हैं। इस बचत खाते को लॉन्च किया है। और हाल ही किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है। तो इसमें आप देख लीजिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आप देख रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात का नाम है। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक है और सऊदी अरब का नाम है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सऊदी अरब है, इसके अलावा एयरटेल पेमेंट्स बैंक है और संयुक्त अरब अमीरात है। इस प्रकार से विकल्प दिए, बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। और 11वां प्रश्न जो है इसका डी वाला चुनना इसमें सही रहेगा। डी वाले को हम चुनते हैं, यानी एयरटेल पेमेंट्स बैंक और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी जो UAE है उसके विषय में देख रहे हैं। यहाँ जो 1 2 3 करके रिवार्ड्स वाला बचत खाता है ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जारी किया है और ये महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित करने वाला UAE है। इसके बाद आगे चलते हैं, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस फिल्म निर्माता को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये काफ़ी लंबा नाम है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक यहाँ आप देख सकते हैं 14,500 करोड़ रुपए की जो पूंजी है उसका निवेश करने की घोषणा की है। मतलब बैंकों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, जिसमें कि ये सरकार, केंद्र सरकार जो है वो पूंजी निवेश कर रही है। तो इसमें नाम दिया है, गुनीत मोंगा का नाम है और 4 दिया हुआ है, अपर्णा बाल मुरली का नाम है और इसके साथ 5 दिया हुआ है। इसी प्रकार से ये विकल्प है। और 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऊपर वाला ही, मतलब ये गुनीत मोंगा है और इसके अलावा 4 ऐसे पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं जहाँ पे इतना सारा जो पूंजी निवेश है उसको करने की बात की जा रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। बैंकों की हालत आजकल बहुत ख़राब है, उसमें दिवालिया होने की जो स्थिति है वो पैदा होती है, तो उनका विलय कर दिया जाता है बचाने के लिए। तो बड़े बड़े जो बैंक हैं वो उनसे भी बड़े बैंकों में विलय हो रहे हैं, ये सरकार की अपनी रणनीति है। इसके बाद देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट पेमेंट को लागू करने की समय सीमा को कितने महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसमें दोनों में समय सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा। जुलाई और 4 महीने, जून और 5 महीने, इसी प्रकार से जून जुलाई में घूम रहा है, बताइए। देखिए 13वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब ये जो जून और 4 महीने वाला ऑप्शन है ये परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार जो है वो आपातकालीन जो ऋण सुविधा गारंटी योजना है उसको जून तक के लिए बढ़ा दी है, तो ये वाला डाटा महत्वपूर्ण है। फिलहाल 14वें प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के सहयोग से विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और हाल ही में किस मर्सिडीज स्टार ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है। ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा पेयर सही होगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है और वॉल्टेरी बोटास का नाम दिया है, आयुष मंत्रालय दिया है और लुइस हैमिल्टन का नाम है। आयुष मंत्रालय और वॉल्टेरी बोटास का नाम है और स्वास्थ्य मंत्रालय इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है, देखिए। और इसका बी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और लेविस हैमिल्टन, ये दोनों पेयर जो हैं ये परफेक्ट होते हैं। ये जो मर्सिडीज स्टार के तौर पे नाम पूछा है ना, जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीते हैं, 2021 का संस्करण है एकदम लेटेस्ट वाला, तो उनका नाम याद रखिएगा, वॉल्टेरी बोटास। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में 2 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अब इसकी जो डेट है उसको आप ध्यान दीजिएगा, थीम तो पूछा ही जाता है, साथ में डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 2 अप्रैल 2021, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। अब इसका जो थीम है बताइए, इसमें से द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, द म्यूजिक ऑफ बुक्स, वर्ड ऑफ म्यूजिक और यूनिवर्स ऑफ म्यूजिक, बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। और इसका ऊपर वाला ही सही है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का संगीत, ये इसका थीम था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ये व्यक्ति कौन है। और साथ में जोड़ा गया है कि हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक चुना गया है या नियुक्त किया गया है। तो यहाँ 2 व्यक्तियों के नाम आपको एक साथ दिखाई देंगे, इसमें सुभाष कुमार और तरुण कुमार का नाम है, यहाँ आप देख रहे हैं। और शशि शंकर और तरुण कुमार का भी नाम दे रखा है। सुभाष कुमार और मुखमीत एस भाटिया का नाम है, शशि शंकर और मुखमीत एस भाटिया का नाम है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और ये जो 16वां प्रश्न है इसका सी वाला परफेक्ट है, सुभाष कुमार और मुखमीत एस भाटिया, ये वाला जो पेयर है परफेक्ट है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक हैं वो सुभाष कुमार जी हैं। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो महानिदेशक का पद है उस पर आप देखेंगे ये जो मुखमीत एस भाटिया जी हैं इनका नाम आता है, तो सी वाला हमने चुना है। 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। और यहाँ देखिएगा पुरस्कार का जो संस्करण होता है वो भी पूछा जाता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ ये जोड़ा गया है कि हाल ही में जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है उसमें भारत ने कौन सी पोजीशन प्राप्त की है। ये जितने भी इंडेक्स होते हैं ना इस प्रकार के, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर जेंडर गैप इंडेक्स है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो भारत की रैंकिंग हमेशा खराब ही इस मामले में रहती है, तो इसमें से चुनकर बताइए। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो अमिताभ बच्चन और 141 दिया है, रजनीकांत और 140 दिया है, उसी में घूम रहा है, बताइए। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी हो जाएगा। ये 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत जी को दिया गया है, ठीक है। और भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो 140वीं है। ये दुख की बात है लेकिन ऐसी है।
और इसके बाद आगे चलते हैं, जेंडर गैप की बात हो चाहे हैप्पीनेस की बात हो, भारत पिछड़ रहा है। इसके बाद देखिए, हाल ही में पेटीएम मनी ने किस शहर में R&D यानी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है उसको खोला है। पेटीएम मनी के द्वारा खोला गया है, शहर आपको बताना है। और रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक चुना गया है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, जोड़े गए हैं आपस में। तो नागपुर और उर्जित पटेल जी का नाम है, इसके अलावा पुणे और रघुराम जी राजन का नाम है। इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है सब, इसमें से बताइए। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका डी हो जाएगा, मतलब पुणे और उर्जित पटेल वाला नाम परफेक्ट है। ये जो पेटीएम मनी है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे खोलेगा, ये पुणे में खोलेगा और उर्जित पटेल को ये अतिरिक्त निदेशक के पद पे चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको देखना है। और हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किया है, मतलब वेंकैया नायडू जी ने। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, इसका ऑथर कौन है। तो इसमें उल्टा भी पूछ सकता है, ऑथर का नाम दे देगा, किताब का नाम दे देगा और विमोचनकर्ता का नाम पूछ लेगा। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिलहाल इसमें से देखिएगा तो राजीव कुमार और पी शिवकामी का नाम आता है। इसके अलावा मल्लिका श्रीनिवासन और डॉक्टर शैलेंद्र जोशी का नाम आता है। राजीव कुमार और डॉक्टर शैलेंद्र जोशी हैं और मल्लिका श्रीनिवासन और पी शिवकामी है। इस प्रकार से दिया है। बताइए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका हो जाएगा बी वाला, मल्लिका श्रीनिवासन और डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। ये वाला जो पेयर है ना ये परफेक्ट है। उद्यम चयन बोर्ड की जो नई अध्यक्षा बनी है वो मल्लिका श्रीनिवासन है और उपराष्ट्रपति के द्वारा ये जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, सुपारी पालन इसका नाम था, तो इसके लेखक यहाँ पे डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा रेलवे जोन, कई सारे रेलवे जोन है तो उसमें से कौन सा रेलवे जोन पूर्ण रूप से विद्युतीकृत भारत का पहला जोन बन गया है और इस जोन के अंतर्गत आने वाली कितनी लंबी रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है, मतलब उसमें एक लंबाई भी आपको बतानी है। तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे है, यहाँ आप देख रहे हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, या फिर इसमें से आप देख रहे हैं उत्तर मध्य रेलवे का नाम दिया है, पूर्वोत्तर रेलवे का नाम दिया है। इसमें देख कर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पश्चिमी मध्य रेलवे है यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, और इसकी जो विद्युतीकरण की गई लाइन है उसकी लंबाई है 3012 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है, ये टोटल लंबाई किस मामले में है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो चुका है, ये 3012 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं और इस मामले में ये देश का पहला है। 21वें प्रश्न में देख रहे हैं हम लोग कि हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने NCTE वेब पोर्टल का जो माई NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कब तक के लिए लागू किया गया है वो डेट आपको बतानी है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि हाउ लॉन्ग हैज़ दिस प्लेटफॉर्म बीन इम्प्लीमेंटेड, तो यहाँ डेट देख लीजिए 1 अप्रैल से लेकर ये 15 मई 2021 तक की है, या 15 अप्रैल से लेकर 30 मई तक की डेट है, सभी 2021 वाली है, या 1 से लेकर 1 तक चलेगा मतलब 1 महीने के लिए, और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, इसमें से देखकर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर 15 मई 2021 की जो तारीख है वो इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। हाल ही में अनिया मिथुन ने 31 मार्च को साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और यह चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी वो आपको बताना है। साथ में ये पूछा गया है कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ कॉशंस ये कब मनाया गया। ये दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो दोनों का आंसर इसमें देखिए। श्रीलंका और 5 अप्रैल होगा, यहाँ आप देख रहे हैं, नेपाल और 4 अप्रैल होगा, श्रीलंका और 4 अप्रैल होगा, या फिर नेपाल और 5 अप्रैल होगा, इसमें से बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाता है, इसमें से आप डी को चुन लीजिए। नेपाल और 5 अप्रैल, ये जो वुशु चैंपियनशिप है ये नेपाल में आयोजित की गई थी, और ये जो डे ऑफ कॉशंस है इसकी डेट है 5 अप्रैल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 2014 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इसामू आकासाकी, इनका देहावसान हो गया है। तो नाम से आप बहुत अच्छा इसका गेस कर सकते हैं ये किस देश के हैं, मतलब किस देश से इनका कनेक्शन है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि कौन सी कंपनी UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। तो ये जापानी थे, और गूगल पे जो कंपनी है वो यहाँ पे नंबर 1 बन गई है, जबकि चीन का दिया है और फ़ोन पे दिया है। इसी प्रकार से घूम रहा है फ़ोन पे और चीन और जापान और गूगल पे में, इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि ये जापानी थे निश्चित रूप से, तो जापान और फ़ोन पे वाला जो ऑप्शन है उसको आप चुनिएगा, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये 2014 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे। अब आपका काम ये है कि कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा कि किस चीज़ के लिए इनको नोबेल दिया गया था, मतलब भौतिकी में कौन सा ऐसा आविष्कार इन्होंने किया था जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसका विमोचन किया गया है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई है वो तो नाम से देखकर मालूम हो जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है।
और उसके साथ ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किसी राज्य के राज्यपाल हैं। अब उस राज्य का नाम आपको बताना है। देख लीजिए और बताइए। यहाँ पर विक्रम सेठ और ओडिशा दिया हुआ है, नितिन गोखले हैं और आंध्र दिया है। इसी प्रकार से इन्हीं दोनों राज्यों और 2 व्यक्तियों में ये घूम रहा है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि ये नितिन गोखले जी हैं और आंध्र प्रदेश राज्य के ये गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। इनका नाम याद रखिएगा, विश्व भूषण हरिचंदन, और इनको कलिंग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? और हाल ही में तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये एक डाटा है, इसको भी दिमाग में रखना है। अब इसमें ये आपको बताना है कि इस पावर प्लांट में कितने फोटोवोल्टिक पैनल होंगे, मतलब फोटोवोल्टिक पैनल्स की संख्या बतानी है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। ये डिजिटल इंश्योरेंस और 4.5 लाख मतलब 4.5 लाख होगा, या ग्रीन लाइफ इंश्योरेंस और 5.5 लाख होगा, और या फिर डिजिटल और ग्रीन लाइफ में ये दिखाया जा रहा है। इसमें से देखकर बताइए। तो इसका ए हो जाएगा, ये डिजिटल इंश्योरेंस है और 4.5 लाख का जो यहाँ पे डाटा है उसको हम चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपने राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उस राज्य का नाम आपको बताना है। और हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए, मतलब अंधे लोगों के लिए सही समय ज्ञात करने हेतु एक स्पर्श संवेदनशील घड़ी को विकसित किया है? अंधे जो व्यक्ति होते हैं अर्थात दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि तो पहले ही बन चुकी है, लेकिन समय देखने में उनको समस्या आती है, क्योंकि समय के लिए वो टच नहीं कर सकते, घड़ी को देखना ही पड़ेगा। तो ऐसी घड़ी डेवलप की गई है जिसको कि वो छू कर समय का पता लगा सके। तो ये किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की करामात है, इसमें आपको देखना है। और 26 का डी हो जाएगा। ये आईआईटी कानपुर और राजस्थान राज्य वाला जो पेयर है ना, ये परफेक्ट है। इसमें ये जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है ये राजस्थान राज्य दे रहा है, और आईआईटी कानपुर ने ये जो स्पर्श संवेदनशील घड़ी है इसको विकसित किया है। अच्छी बात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? उस व्यक्ति का नाम बताइए। और हाल ही में किस संस्था ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए USD 32 मिलियन की जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च किया है? यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, मतलब मंजूरी प्राप्त हुई। तो इसमें देखकर बताइएगा। अब ऐसा उल्टा भी पूछ सकता है कि ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उसका वेन्यू आप याद रखिएगा, J&K। अब इसमें मनोज सिन्हा जी का नाम है और वर्ल्ड बैंक है, सत्यपाल मलिक हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, और इसी प्रकार से 2 विकल्प और हैं, देख लीजिए। देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही होगा। ये मनोज सिन्हा और वर्ल्ड बैंक वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। ये फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? मनोज सिन्हा जी ने किया है, और वर्ल्ड बैंक वाला जो यहाँ पे परियोजना को मंजूरी देने वाली संस्था है उसके तौर पे हम देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसने किस राज्य में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित जो पेयजल परियोजना है उसके लिए ऋण को मंजूरी दी? और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष ने आईबा पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी 2023 में जो आयोजित होगा उसकी मेजबानी ताशकंद को सौंपी है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, मतलब उनका नाम बताना है आपको, अध्यक्ष का नाम बताना है जिन्होंने की मेजबानी का काम सौंपा है। तो इसमें देखकर बताइए। ये 2 अलग अलग हिस्से हैं प्रश्न के, और नीचे जो विकल्प दिया उसमें पंजाब राज्य है, इस्तेवान कोवाक्स का नाम है, इसके अलावा हरियाणा राज्य है और उमर क्रेमलेव है। इसी प्रकार से दोनों राज्यों और दोनों व्यक्तियों में आपको चुनना है। और 28 का सी वाला हो जाएगा। ये पंजाब और उमर क्रेमलेव वाला जो ऑप्शन है नहीं, ये परफेक्ट है। ये पंजाब राज्य है जिसने कि इन्वेस्टमेंट बैंक के आधार पे जो राज्य में यहाँ पे 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजना है उसको मंजूरी प्राप्त हुई। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसमें से सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। सी को चुन लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में सुमन चक्रवर्ती को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, GD बिरला मतलब क्या, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए चुना गया है तो दिया ही जाएगा। और ये किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक संकाय सदस्य हैं, मतलब इनका कनेक्शन किससे है? तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। अब इसमें से आपको उस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम चुनना है। तो यहाँ पर IIT मद्रास है, खड़गपुर, रुड़की और बॉम्बे, और ई वाला विकल्प भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का बी हो जाएगा। सौभाग्यवश ई नहीं है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर जो है यहाँ से इनका कनेक्शन है। ठीक, और इनका नाम आप याद रखेंगे, सुमन चक्रवर्ती। ठीक, 30वां जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है वो इनको दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख अपॉइंट किया गया है? और हाल ही में मंत्रिमंडल ने
किसे एक नए राजस्व सचिव के तौर पे अपॉइंटमेंट दी है। ये दो चीज़ें, मतलब दो अलग अलग नियुक्तियों के बारे में दिया है। तो नाम देखिए, इसमें शब्बीर खंडेवाला है और तरुण बजाज जी का नाम है, अजीत सिंह है और अजय सेठ है, या फिर शब्बीर खंडेवाला और अजय सेठ है, और इसी प्रकार से अजीत सिंह और तरुण बजाज का भी विकल्प यहाँ मौजूद है। तो देखिए तीसवा वाला जो है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि शब्बीर खंडावाला और मतलब खंडेवाला और तरुण बजाज, ये वाला पेयर परफेक्ट है। और उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहा जा रहा है कि के रागोथमन, इनका देहांत हो गया है अभी हाल फिलहाल में। तो ये जो के रागोथमन थे, ये किस संस्था के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, उस संस्था का नाम आपको बताना है। कुल मिलाकर क्षेत्र आपको पता लगाना है। और हाल ही में कौन से देश में सभी सिंथेटिक जो कैनबिनोइड्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। अब इसमें से आपको देखना है, तो देश का नाम है और संस्था का नाम है। इसमें CBI है और इसके साथ जापान दिया है। इसके बाद IB और जापान है, यानी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, खुफिया विभाग, और जापान देश दिया है। इसी प्रकार से विकल्प है। तो देखिए 31 का करेक्ट आंसर C हो जाएगा। C का मतलब ये हुआ ना कि इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और चाइना है। ये जो सिंथेटिक कैबिनोइड्स है इस पर बैन करने वाला या प्रतिबंध लगाने वाला चीन दुनिया का पहला देश बन गया है। इसे हम देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कौन से राज्य में है बैंक, ये आपको देखना है। और हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई। ये दो चीज़ें पूछी गई है। तो यहाँ तमिलनाडु और रमेश पवार का नाम दिया है। पश्चिम बंगाल और मदन लाल जी हैं। तमिलनाडु और मदन लाल हैं, पश्चिम बंगाल और रमेश पवार हैं। इसमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल और रमेश पवार वाला जो ऑप्शन है वो इसमें से परफेक्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त को लॉन्च किया है या जारी किया है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के खाते में कितने रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, ये आपको बताना है, रुपए की मात्रा। और हाल ही में ईद के मौके पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलेरकोटला जिले को अपने राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। मतलब नए जिले का जब गठन होता है तो वो भी न्यूज़ में आता है। तो ये उस राज्य का 23वां जिला है, लेकिन फिलहाल राज्य का नाम आपको बताना है। तो इसमें देख लीजिए और बताइए। पहले तो जो किसान सम्मान निधि है उसकी राशि आपको देखनी है और दूसरे में राज्य का नाम, और नीचे जो विकल्प दिया है उसे आप देख ही रहे हैं। तो देखिए इसका C हो जाएगा। C का मतलब ये हुआ ना कि इसमें जो 6,000 रुपये किस्तवार दिया जाता है, एक साथ नहीं दिया जाता। और पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में ये जो मलेरकोटला है ना, ये 23वां जिला बना है। तो उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंजाब राज्य में जो नवगठित जिला है उसका नाम चुनिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची को जारी किया गया है। और इस सूची में किस देश के प्रधानमंत्री ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उनका नाम आपको देखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन है, या फिर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा ऑर्डन, या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, या इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनका नाम आता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 34 का B हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, महिला हैं, और इनका नाम है जेसिंडा ऑर्डन। ठीक, तो B वाले को हम चुन लेते हैं और इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो पहली वर्चुअल बैठक है, मतलब ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से हुई है, उसकी अध्यक्षता की है। उस देश का नाम आपको बताना है। और साथ में पूछा गया है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 का जो समय था उसमें प्रीमियम लीग चैंपियनशिप का जो खिताब है उस सत्र के लिए जीता है। यहाँ देख लीजिए, भारत है और मैनचेस्टर सिटी है, रशिया है और लीसेस्टर सिटी है, या फिर भारत और लीसेस्टर और रूस और मैनचेस्टर, ऐसे दिया है। तो 35 का A वाला हो जाएगा। ये भारत और मैनचेस्टर सिटी वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की जो पहली वर्चुअल बैठक है उसकी अध्यक्षता किसने की, भारत ने। इसके बाद आगे चलते हैं, 36 को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मतलब हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ न्यू ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये इसका अंग्रेजी वर्जन है, तो जहाँ बात क्लियर ना हो वहाँ पे आप इंग्लिश को देख सकते हैं। और उसके बाद ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। तो प्रश्न के 2 हिस्से हैं, यहाँ आपने देखा ही। अब इसका आंसर आपको देना है। तो 2 व्यक्तियों के नाम आप देख रहे हैं, मार्क लेवॉक हैं और मनीषा कपूर हैं। इसके अलावा मॉर्टिन ग्रिफिथ्स हैं और गाय पॉर्कर हैं। इसी प्रकार से इन्हीं दोनों जने के नाम में घूम रहा है। तो कौन सा होगा। और 36 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर D हो जाएगा। D का मतलब ये हुआ, इसमें आपने देखा ना, मॉर्टिन ग्रिफिथ्स,
ये जो है ये नए ह्यूमैनिटेरियन की हैसियत से यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। और मनीषा कपूर जो है ये एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की जो कार्यकारी समिति है इसमें स्थान प्राप्त की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इसमें ये कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके हिसाब से देश की जो खुदरा मुद्रा स्फीति है वो अप्रैल माह में कितने % हो गई, अप्रैल महीने का डाटा। और हाल ही में जियोजित, यहाँ आप देख लीजिए, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने ग्राहकों को 3-in-1 खाता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये दो चीज़ें हैं, तो बैंक का नाम आपको देखना है और प्लस कितने % हो, जो अप्रैल महीने का डाटा था उसमें हो गई थी वो % देखना है। तो यहाँ पे 4.29% है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ 4.39 है और ये पंजाब नेशनल बैंक है। इसी प्रकार से 2 और विकल्प हैं, तो 37 का सी वाला परफेक्ट होगा, यानी 4.29% और पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, यहाँ जो विकल्प है वो सी वाला ज़्यादा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देख लीजिए। हाल ही में भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को वर्ष 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ में पूछा गया कि हाल ही में चौथी भारत स्विस जो वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब नेतृत्वकर्ता का नाम आपको देखना है। तो नीचे दिया है शकुंतला हरक सिंह और अजय सेठ, अंजलि मुखर्जी हैं और तरुण बजाज हैं, या फिर शकुंतला जी हैं और तरुण बजाज हैं, या फिर अंजलि मुखर्जी और अजय सेठ हैं। इसमें से विकल्प कौन सा होगा? तो 38 का ए वाला ही सही है, ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं और अजय सेठ, ये जो ऑप्शन है ये परफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि घरेलू रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी दर का कितने % रहने का अनुमान लगाया है, यह अंदाजा है। और हाल ही में HDFC बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है पूरा फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए भारत की जीडीपी का कितना % रहने का अंदाजा लगाया है। अभी जो कोरोना काल चल रहा है ना, इससे पूरी इकोनॉमी डामाडोल है, तो यहाँ अंदाजा लगाने वालों की बहुत भीड़ है, सब अंदाजा लगा रहे हैं। बताइए कि इसमें से परसेंटेज का जो पेयर दिया है वो कौन सा सही है। ये 10.2% और 11.2 है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। 9.2 और 10% है, 10.2 और 10% है। इसके अलावा 9.2% है और 11.2% है, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ ना कि 9.2% और 10% वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट होता है। ठीक, 10% ये अंदाज़ा जो है ये HDFC बैंक का है, और यहाँ जो घरेलू रेटिंग केयर एजेंसी है उसका जो अंदाज़ा है वो इससे कम है, यानी 9.2। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह को किस रिफाइनरी और मार्केटिंग फर्म का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना है। ये पब्लिक एंटरप्राइजेज जो सेक्शन होता है, मतलब सिलेक्शन बोर्ड होता है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ आपको देखना है कौन सी कंपनी है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब ONGC है, और इसके साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इनका जो शॉर्टकट नेम है वो आप जानते हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो ये डी वाला हो जाएगा, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो परफेक्ट होता है, इसीलिए हम डी का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा इसे। और उसके बाद 41 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल मिशन के तहत, जो हर घर जल मिशन है ये राष्ट्रव्यापी तरीके से चल रहा है, तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया है। और माई फ्लावर 400 नाम का जो पोत है, यानी ये शिप है, इसे आप वेसल कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये किस महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित वेसल बन गया है। इसमें से आपको देखकर बताना है। अब इसमें खास बात क्या है कि ये ह्यूमनलेस है, मतलब मानव रहित है, इसमें मनुष्य नहीं रहते, तो इसमें से देखकर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पुडुचेरी और पैसिफिक ओशियन दिया है, मतलब प्रशांत महासागर, चंडीगढ़ दिया है और आर्कटिक ओशियन है। इसी प्रकार से अटलांटिक और हिंद महासागर वाला भी विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी हो जाएगा, ये पुडुचेरी है और अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियन बाकी जितने महासागर हैं उनसे कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। हालांकि आकार और गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन जो है वो नंबर 1 है, लेकिन रहस्य ज़्यादा अटलांटिक में छिपे हुए हैं, न जाने कितने। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस संस्था को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, मतलब ग्रीन एनर्जी अवार्ड जो है ये किसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नाम आता है, मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये वाला विकल्प हो सकता है, या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC हो सकता है, या नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड हो सकता है। इसमें कुछ कंपनियों के नाम दे रखे हैं। तो 42 का डी वाला हो जाएगा, ये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है, यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। इसके बाद 43 की ओर चलते हैं।
43 में ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की। ये कौन से विकेट कीपर हैं, इनका नाम आपको बताना है। ये न्यूजीलैंड के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं उन्होंने किस स्थान पर पैसेज एक्सरसाइज, जिसे कि पैसेक्स कहा गया, उसका आयोजन किया है। तो यहाँ जो युद्धाभ्यास या इस प्रकार की ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है उसमें नाम आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। तो पासेक्स इसको कहा जाता है और ये किसके बीच में हो रहा है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। फिलहाल प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसका वेन्यू आपको बताना था और ऊपर जो यहाँ विकेट कीपर है उनका नाम बताना था। तो बेन फोक्स का नाम है और जो साउथ चाइना सी है वो वाला है, या फिर बीजे वॉटलिंग का नाम आता है और दक्षिणी अरब सागर यानी साउथ अरेबियन ओशियन है। ऐसे ही ये घूम रहा है, इसमें से आपको देखना है। तो बी वाला हो जाएगा, ये वीजे बॉटलिंग और दक्षिणी अरब सागर है जिसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो बी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। साउथ चाइना सी में तो इस समय चीन और ताइवान के बीच में खींचतान चल रही, वहाँ दूसरा ही मामला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कोरोना का समय तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ दुनिया में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। मतलब देश जो है वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, कहीं हड़पने का काम हो रहा है, कहीं लड़ने का काम हो रहा है, कहीं पर कुछ कब्जा जमाने का काम हो रहा है। देखिए 44 में कहा गया है कि हाल ही में किसी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए। और हाल ही में शकूर रॉथेर द्वारा, इन लेखक का नाम भी ध्यान दीजिएगा, शकूर रॉथेर द्वारा लिखी गई पुस्तक है लाइफ इन द क्लॉक टावर, इसका विमोचन किया गया है। अब यह जो पुस्तक है ये किस संस्था के द्वारा पब्लिश की गई है, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो यहाँ किताब का नाम और लेखक का नाम अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा और उसके बाद इसमें से आंसर दीजिएगा। तो देखिए पद्म कुमार नायर और स्पीकिंग टाइगर है, या फिर एडम विलियम्स है और ओम बुक इंटरनेशनल है, या पद्म कुमार नायर और इसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से देखिए, तो देखिए इसका ए हो जाएगा। ये पद्म कुमार नायर हैं जो कि यहाँ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पे अपॉइंट हुए हैं। और उसके बाद ये जो लाइफ इन द क्लॉक टावर करके किताब यहाँ पर शकूर जी के द्वारा लिखी गई है, ये स्पीकिंग टाइगर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई। मतलब इसकी जो पुस्तक को प्रकाशित करने वाली संस्था है उसका नाम आप देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 45 की ओर चलते हैं। हाल ही में जोस जे कटूर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक चुना गया है। और इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस क्षेत्रीय कार्यालय में अध्यक्ष थे, उस क्षेत्रीय कार्यालय का नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में ये आपको बताना होगा कि नए कार्यकारी निदेशक जो है वो कौन चुने गए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। फिलहाल इसमें से आपको देखकर बताना है कि इनका जो पहले वाला क्षेत्र था वो कौन सा था। और उसके साथ हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर कॉमन सर्विसेज सेंटर ने चैट बॉट नाम का जो ईवा है उसको लॉन्च किया है। ये चैट बॉट इसका नाम है ईवा। तो इसमें से आप देख कर बताइए। यहाँ चेन्नई और ICICI बैंक है, इसके अलावा बेंगलोर, भोपाल, जयपुर दे रखा है, HDFC, एक्सिस और HSBC करके दिया हुआ है। इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए 45 जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें बेंगलोर और HDFC वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, 46 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जुसेपी कोंते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये किस देश के हैं, मतलब किस देश के PM थे, उनका देश का नाम आपको देखना है। और हाल ही में जारी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, मतलब करप्शन प्रेस्पेशन इंडेक्स जिसे कहा जाता है, ये 2020 का संस्करण है। तो इसमें भारत ने कौन सी पोजीशन प्राप्त की है ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो पूछा गया है, बताइए। यहाँ पर इटली और 85वां दिया हुआ है, या फिर स्पेन और 86वां है। इसी प्रकार से इटली और स्पेन करके दो विकल्प और हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि ये इटली है जहाँ के ये प्रधानमंत्री थे और इनका अपने पद से रिजाइन करने वाला काम हम देख रहे हैं। और भारत को ये जो सूचकांक है ना, इसमें 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ रैंकिंग भारत की हम देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ चलते हैं। हाल ही में काजा कलास को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है, किस देश की चुनी गई है ये आपको देखना है। उल्टा भी पूछ सकता है, देश का नाम देके जो महिला है उनका नाम पूछ सकता है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एस्टोनिया और मिजोरम का दिया हुआ है, लिथुआनिया और मेघालय दिया हुआ है। एस्टोनिया और मेघालय है, लिथुआनिया और मिजोरम है। इसमें से विकल्प कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा एस्टोनिया और मेघालय। ये जो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है काजा कलास, ये कहाँ की चुनी गई है, तो एस्टोनिया की चुनी गई। ठीक, और ये जो मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय है इसके द्वारा जो सम्मान मिला है ये राज्य कौन सा है, मेघालय है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 को देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की दूसरी पीठ का उद्घाटन किया है। ये जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एक प्रकार का न्यायाधिकरण है, इसकी दूसरी पीठ का या दूसरी बेंच का उद्घाटन किया गया है। तो वो स्थान आपको बताना है। और JK शिवन को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उस बैंक का नाम आपको देखना है। तो यहाँ चेन्नई और धनलक्ष्मी बैंक है, बेंगलुरु और कशूर वैश्य बैंक है, इसके अलावा चेन्नई और करूर वैश्य बैंक है, इसके बाद बेंगलुरु और धनलक्ष्मी है। तो इस प्रकार से इसमें जोड़े दिए, इसमें से सिलेक्ट करना है आपको। ए वाला हो जाएगा चेन्नई और धनलक्ष्मी बैंक वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। HSBC बैंक जो है उसने रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में गुजरात के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है? शहर कौन सा है गुजरात का, ये आपको देखना है। और हाल ही में किस कंपनी को पहला सबसे वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड का स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब वो कंपनी कौन सी है? तो यहाँ वडोदरा और TCS दिया हुआ है, भावनगर और IBM है। इसी प्रकार से दो जो ऑप्शन C और D वाले हैं वो और दिखाई दे रहे हैं। इसका E वाला हो जाएगा। अभी तक कभी भी E वाला विकल्प नहीं चुना गया। अभी जो 49वां प्रश्न है वहाँ आकर हम E वाले को चुनते हैं। इसका मतलब क्या है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो यहाँ एक से ज़्यादा कहाँ से होगा? असल बात यह है कि वैश्विक वित्तीय सेवाओं के जो प्रमुख हैं HSBC बैंक की बात हो रही है, उसने गुजरात में गांधीनगर शहर में, गुजरात का जो गांधीनगर शहर है वहाँ पे गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। और इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें कि गांधीनगर लिखा हुआ हो, तो इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा। हाल में भारत ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष के लिए कितने डॉलर देने की घोषणा की है? डॉलर की मात्रा आपको बतानी है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 51वां संस्करण था वो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 तक, इसका जो रेंज है उसे याद रखिएगा, गोवा का जो पणजी है वहाँ पर आयोजित किया गया। और इस बार कंट्री ऑफ द फोकस के तौर पे किस देश को चुना गया है ये आपको बताना है। ये कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं, तो 2 हिस्सा है प्रश्न का कुल मिलाकर और इसका आंसर देना है आपको। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका ए वाला हो जाएगा, यानी 1,50,000 वाली जो राशि है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितने डॉलर देने की घोषणा की है, तो 1,50,000 होगा। और ये जो देश यहाँ पर चुना गया है इसका नाम आप बांग्लादेश के तौर पे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए वाला हो जाएगा। अच्छा, जो पीछे वाला क्वेश्चन था 49, उसमें एक स्टेटमेंट का तो आंसर मिल गया कि कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है, गांधीनगर। लेकिन यहाँ जो वैल्यूएबल IT सेवा ब्रांड है इसका स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये IBM को प्राप्त हुआ है। यहाँ पर जो TCS और IBM करके ऑप्शन दिया था ना, तो IBM को ये प्राप्त हुआ है, इसे याद रखिएगा। इतना इसमें छूट गया था। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिएगा। स्पेस एक्स इसने कितने उपग्रह लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये इसरो के नाम पे था। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए पंख नाम का जो अभियान है उसको शुरू किया है? बताइए कि इसमें 141 उपग्रह होंगे और महाराष्ट्र राज्य होगा, या 143 उपग्रह होंगे और मध्य प्रदेश राज्य होगा। इसी प्रकार से 2 डाटा और दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 51 का डी वाला हो जाएगा, यानी 143 उपग्रह लॉन्च करके ये जो स्पेस एक्स है ना, इसने इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले ये जो नाम था ये इसरो के जिम्मे था। और इसके साथ राज्य का नाम आप देखें तो ये MP है, और इसका करेक्ट आंसर इसमें से डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नौसेना, यहाँ पर पूछा यह गया है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ मिलकर एम्फेक्स 21 अभ्यास को आयोजित किया है? मतलब तीनों सेनाएं भारत की उसमें ज्वाइंट हो गई थी। और हाल ही में विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस 2020 के मामले में कौन सा देश जर्मनी से आगे निकल गया है? मतलब पहले जर्मनी आगे था लेकिन अभी वो देश आगे निकल गया है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चाइना होगा। मतलब जितनी यूटीज़ हैं उन्हीं के नाम आपको दिखाई देंगे। तो इसमें 2 ही हैं, एक तो अंडमान है और लक्षद्वीप है, इसी में से कोई एक होगा। और चीन और रूस के विकल्प के तौर पे भी आप जोड़े में देख रहे हैं। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला ही है, ज़्यादा नीचे जाने की और माथापच्ची की ज़रूरत नहीं है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और चाइना जो है ये जर्मनी से आगे निकल गया है। चीन की अगर बात की जाए तो इस समय बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है और जितनी भी साजिशें उसने की हैं वो बाकी लोगों को तबाह कर रही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत की गई? ठीक है। और हाल ही में किस सेना ने 10वीं आइस हॉकी जो प्रतियोगिता है उसको जीत लिया है? 2 चीज़ें दे रखी हैं। अब इसमें ओडिशा राज्य है और भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसे कहा जाता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे कहा जाता है, मतलब CRPF की बात हो रही है। और ओडिशा और CRPF है, इसके बाद आंध्र और भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ए वाला हो जाएगा, ये ओडिशा और भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। यहाँ पर जो राज्य है वो कौन सा होगा? ये ओडिशा हो जाएगा। और इसके बाद जो करेक्ट आंसर इसमें से है वो ए वाला हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोवा में पणजी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम बताइएगा। और किस केंद्रीय मंत्री ने नए 4 लेन थनलेज चिलौज रचारदा
ये थोड़ा सा नाम विचित्र है, इसे देखिएगा। थनलेज सिलौज रचारदा रेलवे ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है। मतलब ये कौन से कैबिनेट मंत्री या केंद्रीय मंत्री? ये 4 लेन का ओवर ब्रिज है और ये रेलवे के लिए काम में आने वाला है। तो आप देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। श्रम शक्ति नाम का ये एप्लीकेशन या पोर्टल है और प्रकाश जावड़ेकर का नाम आता है, या श्रम क्षमता है और अमित शाह जी का नाम है। इसी प्रकार से ये 2 विकल्प और हैं। तो 54 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये श्रम शक्ति नाम का पोर्टल है जो कि गोवा के पणजी में एक समारोह के दौरान लॉन्च किया गया और अमित शाह जी के द्वारा ये जो ओवर ब्रिज है इसका उद्घाटन किया गया। इसकी विशेषता क्या है? इसमें नए 4 लेन का पूरा जो मामला है वो दिखाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखिएगा, यानी 55। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज, जिसे कि वाहरे ब्रिज कहा जाता है, उसका नाम है, उसका उद्घाटन किया गया? राज्य आपको बताना है। वाहरे ब्रिज कहाँ पर स्थित है ये आपको देखना है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकन नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉन्च किया है? तो यहाँ राज्यों के पेयर दिए हुए हैं, मेघालय और तमिलनाडु है, मणिपुर और तमिलनाडु है, मणिपुर और कर्नाटक है, मेघालय और कर्नाटक है, एक पूर्वोत्तर का है, एक दक्षिण का है, ऐसे ही दिया हुआ है। तो 55 का डी वाला हो जाएगा। ये मेघालय राज्य और कर्नाटक वाला जो ऑप्शन है, ये वाहरे ब्रिज कहाँ पे है? ये मेघालय में है। और ये जो मुख्यमंत्री के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है ये कर्नाटक राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। इसमें कहा गया कि हाल ही में किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की जो रतले परियोजना है उसके लिए 5282 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी? जिला आपको बताना है, ठीक है। राज्य और जिला इसमें बताना है। तो नाम दिया है हिमाचल प्रदेश और अनंतनाग जिला है, उत्तराखंड और किश्तवाड़ जिला है। इसके बाद हिमाचल और किश्तवाड़ का विकल्प है और उत्तराखंड और अनंतनाग का विकल्प है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी वाला। ये उत्तराखंड और किश्तवाड़ जो जिला है या किश्तवाड़ जिला है उसको हम लोग चुनते हैं, ठीक। राज्य कौन सा है यहाँ पे? बाल सुलभ पुलिस स्टेशन वाला, ये उत्तराखंड राज्य है। और ये जो यहाँ चेनाब नदी पर प्रोजेक्ट बन रहा है ये कश्मीर का कौन सा जिला है? तो आप इसमें किश्तवाड़ को आप देख सकते हैं। इसके बाद 57 को देखिएगा। विश्व जल दिवस के अवसर पर हाल में किन राज्यों की सरकारों ने केन बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? अब ये जो प्रोजेक्ट है ये किन राज्यों से संबंधित है? अगर आपको ये पता होगा तो बहुत आराम से इसमें से आप पकड़ सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, या मध्य प्रदेश और बिहार है। इसमें से विकल्प कौन सा होगा? इसका ई हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जोड़े में दिया है और जोड़े में इसमें से चुनने में दिक्कत हो रही है। विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं था जिसे कि हम सेलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखिएगा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए एक क्रियान्वयन व्यवस्था को एक समझौते के तौर पे हस्ताक्षर किया है? मतलब ये प्रमुख क्रियान्वयन व्यवस्था है और इसका ये समझौता है, तो इस पे हस्ताक्षर किया है। देश का नाम आपको बताना है। और इसके अनुसार भारत जो देश है वो भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदेगा। ये एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। मतलब प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहले तो आपको देश का नाम बताना है और उसमें आपको ये बताना है कि ये जो देश है ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत से खरीद रहा है तो ये है कौन सा? तो यहाँ ब्रुनोई देश है और इंडोनेशिया होगा या फिर फिलीपींस होगा और वियतनाम होगा। इसमें से कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का सी वाला हो जाएगा। ये फिलीपींस है। फिलीपींस के साथ ये समझौता हुआ है जिसे कि क्रियान्वयन व्यवस्था का नाम दिया गया है और इस समझौते के तहत जो फिलीपींस है वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत से खरीदेगा। भारत के पास ज़्यादा हो गई है तो वो दे रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59। प्रेस सूचना ब्यूरो में हाल ही में जयदीप भटनागर को किस पद पे नियुक्त किया गया है? उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस पद पे हुई है आपको देखना है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? मतलब इनके जो पूर्ववर्ती हैं वो कौन है ये भी आपको देखना है। तो यहाँ ये प्रबंध निदेशक बने हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोद चंद्र मोदी इनके पूर्ववर्ती थे इनसे पहले। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रमोद चंद्रा मोदी ये थे। या फिर अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के पद पे अपॉइंट हुए हैं और इनसे पहले यहाँ पर इस पद पे विराजमान थे धतवालिया जी यानी कुलदीप सिंह धतवालिया। और इसी प्रकार से प्रबंध महानिदेशक का भी इसमें दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और कुलदीप सिंह धतवालिया का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें से कौन सा होगा? तो 59 का डी वाला हो जाएगा। ये जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और कुलदीप सिंह धतवालिया वाला विकल्प है, इनके पूर्ववर्ती कौन थे? कुलदीप सिंह जी थे और इनका जो पद है वो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किसने सीआरपीएफ का नया महानिदेशक का जो पद है उसको संभाला है और उन्होंने किसकी जगह ली है। मतलब जिस व्यक्ति को यहाँ पद ये प्राप्त हुआ है उसका नाम आपको देखना है और उससे पहले वाले व्यक्ति का नाम भी चुनना है।
तो यहाँ दिया है कुलदीप सिंह सेंगर और एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी और कुलदीप सिंह सेंगर, इसी प्रकार से संजीव रंजन ओझा जी का भी नाम जुड़ा है और एसएस चतुर्वेदी का नाम जुड़ा है। इसमें विकल्प आप देख रहे हैं, बताइए कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ई वाला। इसमें पेयर के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और हमें ई को चुनना पड़ रहा है। कुलदीप सिंह जो है ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। इनका नाम क्या है? कुलदीप सिंह सेंगर, और इन्होंने एपी माहेश्वरी की जगह ली है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जिसमें कि आप देख रहे हैं, लेकिन उत्तर हमें गलत बता रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ए वाला ऑप्शन परफेक्ट होता है। कुलदीप सिंह सेंगर और एपी माहेश्वरी का जो नाम है इसमें सही होता है। हालांकि इसमें सेंगर नहीं रहना चाहिए था और इसीलिए इसमें ई को चुना गया है। सेंगर शब्द इनके साथ नहीं, इनका नाम पूरा नाम है कुलदीप सिंह, तो यही कारण है कि इसमें ई वाले को चुना गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। कुलदीप सिंह सेंगर उनका नाम नहीं है, कुलदीप सिंह नाम। तो कुलदीप सिंह के नाम से यहाँ विकल्प तो है, लेकिन उसके साथ एपी माहेश्वरी का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर फाइनली इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई ही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ये जो विवेक मूर्ति जी हैं ये किस पद पे अपॉइंट हुए हैं और वह किस देश के नागरिक हैं? तो यहाँ ब्रिटिश सर्जन जनरल के तौर पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और भारतीय ब्रिटिश हैं ये, या फिर अमेरिकी सर्जन जनरल के पद पे हुआ है और भारतीय अमेरिकी के तौर पे ये इनकी जो नागरिकता है वो हमें दिखाई देती है। रूसी है, या यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतीय रूसी इनकी नागरिकता है। ऐसे करके विकल्प दिया है, इसमें से कौन सा? और इन प्रश्नों में से आपको चुनना है विकल्प जो दे रखे हैं। देखिए 61 का करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो अमेरिकन यहाँ पे सर्जन जनरल है उनका नाम आता है विवेक मूर्ति के तौर पे, और इंडियन अमेरिकन इनकी नागरिकता है, मतलब ये इंडो अमेरिकन है। तो बी वाले को हमने चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं, 62 को देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति का नाम आपको देखना है। और किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर रह चुके हैं उनका, मतलब उस आईआईटी का नाम भी आपको चुनना है। तो यहाँ पर चेतन सिंह सोलंकी का नाम है और आईआईटी रुड़की आता है, या फिर चेतन सिंह राठौर और आईआईटी खड़गपुर का नाम आता है। चेतन सिंह सोलंकी और आईआईटी बॉम्बे दे रखा है। इसी प्रकार से चेतन सिंह सोलंकी, लेकिन यहाँ पे चेतन सिंह राठौर का नाम दिया हुआ है। ये सोलंकी और राठौर करके इनकी टाइटल चेंज किया है और साथ में कुछ आईआईटी के नाम जैसे कि आईआईटी भोपाल दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट आंसर है, ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर थे डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, और मध्य प्रदेश के जो सौर ऊर्जा का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है वो इन्हीं को किया गया है, मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा ये सब किया जाता है। तो इसे आपने देखा, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा, यहाँ हम देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखिएगा। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सामिया सुलूह हसन ने अभी हाल फिलहाल में तंजानिया के 6वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये सही है या नहीं है आपको देखना होगा। और सामिया सुलूह हसन जो है ये हाल में तंजानिया के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, मतलब इनका क्रम पूछा जा रहा है। और सामिया सुलूह हसन जो है ये 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं या फिर 11वें के रूप में लिए हैं, ऐसे दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सही है? ई वाला ऑप्शन भी मौजूद है, अर्थात इसमें से सभी गलत भी हो सकते हैं। फिलहाल ये जो 63 आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए का मतलब यह है कि ये सामिया सुलूह हसन है और तंजानिया के 6वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि किसे एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया उसे आपने देखा, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसकी जगह ली है, मतलब इनके जो पूर्ववर्ती हैं उनका नाम आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प दिया है, डीपी के गुणसेकेरा हैं और जीआर चिंताला हैं। जीआर चिंताला और डीपी के गुणसेकेरा हैं, या फिर डीपी के गुणसेकेरा और जीपी सामंत हैं, या फिर जीपी सामंत और डीपी के गुणसेकेरा हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको देखकर बताना है। और 64 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि ये जीआर चिंताला का नाम आता है और डीपी के गुणसेकेरा, मतलब ये पूर्ववर्ती हैं, ठीक है, और इनकी जगह लेने वाले ये नए वाले। इसके बाद 65 की ओर चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, इसके संबंध में आपको सही जो विकल्प है उसका चयन करना है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं चुनना है, यहाँ पर गलत की तलाश करनी है। तो यह वार्षिक कार्यक्रम का 78वां संस्करण है, मतलब ये 78 नंबर का एडिशन है इसका। और नोमलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, नोमैडलैंड इसको कहा जाता है। और उसके बाद आप देख लीजिए एंड्रा डे जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार को प्राप्त करने वाली यहाँ पे अभिनेत्री हैं, और लेराय बोसमैन जो है ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं। अब इसमें से सही क्या है और गलत क्या है आपको तलाशना है, और जो गलत है उसका चुनाव करना है। तो 65 का डी वाला हो जाएगा। ये जो लेराय बोसमैन का नाम दिया है यही इसमें गलत दिया है। कैसे गलत है? क्योंकि यह जो वार्षिक कार्यक्रम है इसका बिल्कुल सही है कि 78वां एडिशन है, और नोमैडलैंड जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त की है। एंड्रा डे जो है ये सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त की हैं,
और चॉडविड बोसमैन नाम है इनका, यहाँ पे नाम गलत दिया है, लेरॉय बोसमैन नहीं है बल्कि चॉडविड बोसमैन है, जो कि इस अवार्ड को प्राप्त किए हैं अभिनेता की हैसियत से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, ये किताब किसने लिखी है, लेखक का नाम बताइए। और हाल ही में शहीद दिवस और विश्व जल दिवस ये कब मनाए गए हैं, दोनों की डेट आपको देखनी है। तो शहीद दिवस जो है ये जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था उस डेट पर मनाया जाता है। फिलहाल इसमें से देखना है आपको। तो 66वां प्रश्न आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। शहीद दिवस की जो तारीख है, सी वाले को पहले चुन लीजिए, अनिंद्य दत्ता, और 23 मार्च और 22 मार्च की जो तारीख है उसको हम चुनते हैं। शहीद दिवस की डेट आप देख ही रहे हैं 23 मार्च, और जो विश्व जल दिवस की तारीख है वो 22 मार्च है। और ये जो एडवांटेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक हैं इनका नाम है अनिंद्य दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को कब मनाया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी, ये दो चीज़ें आपको देखनी। तो यहाँ पर 4 मार्च और लोगों की सुरक्षा दे रखा है, 5 मार्च और सड़क सुरक्षा है, 5 मार्च और लोगों की सुरक्षा है, 4 मार्च और सड़क सुरक्षा है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 4 मार्च और सड़क सुरक्षा वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं और इसका जो सड़क सुरक्षा सेफ्टी रोड करके या रोड सेफ्टी करके जो थीम है उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। 68 में कहा गया कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को कब मनाया गया, उसकी डेट देखनी है आपको, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी ये भी आपको देखना है। इंटरनेशनल वुमेन डे सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि भाई इसकी डेट कौन भूल सकता है, लेकिन बड़े बड़े जो टॉपर होते हैं ना वो भी महिला दिवस की थीम जो है वो भूल जाते हैं। अब किसकी बात हो रही है आप जानते हैं, तो यहाँ किसी की आलोचना नहीं हो रही है, ये दिमाग में रखना चाहिए और स्किप कर जाता है। तो इसमें देखिए 7 मार्च और विमेन एंड लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कोविड, ये कोविड-19 वर्ल्ड की बात हो रही है। मतलब आप देखिए इसमें वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन कोविड-19 वर्ल्ड। इसके बाद 9 मार्च की डेट है और वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड, या इसी प्रकार से 2 विकल्प और दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो करेक्ट आंसर है वो ई वाला हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन है वो हमें चुनना पड़ रहा है। असल बात यह है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी डेट आप देख सकते हैं। थीम इसका क्या था, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, और ये वाला पेयर हमें कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखेगा। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021, इसका थीम आपको देखना है। तो कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये थीम था। मतलब कीप काल्म मतलब अर्थात शांत रहिए, स्टे वाइज और बी काइंड, इसी प्रकार से 4 विकल्प इसमें दिए हुए हैं और ई वाला ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, इसे आप देख सकते हैं। ए वाले को चुन लेते हैं, कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड, ये वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। मतलब शांत रहें, समझदार रहें और दयालु बने, ये किसी भी महामारी या किसी भी परिस्थिति से निपटने का सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को आप देखेंगे। किस देश की वायुसेना ने युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास किस चीज़ का था, तो डेजर्ट फ्लैग इसका नाम है, और ये 6वां संस्करण था 2021 का। इसमें पहली बार भाग लिया है, मतलब इसमें जो पहली बार शामिल होने वाला देश है उसकी एयरफोर्स है, उसका नाम आपको बताना है। और किस देश की वायुसेना ने युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का 2021 वाला जो एडिशन था उसमें हिस्सा नहीं लिया है, उसका भी नाम आपको देखना है। तो यहाँ भारत और फ्रांस का जो पेयर है वो दिया है, रूस और दक्षिण कोरिया है, भारत और कतर है, रूस और बहरीन है, इसमें से होगा कौन सा। तो 70 नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि भारत और कतर, इसमें जो विकल्प है ना, यहाँ डेजर्ट फ्लैग 6 का जो पहली बार भाग लेने वाला देश है वो भारत है, और इस बार जिसने हिस्सा नहीं लिया है वो कतर। इसके बाद 71 की ओर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकेंड, इसका जो एडिशन है वो सेकेंड है, इसका आयोजन किया गया, और यह 2 सेनाओं के बीच में वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का संस्करण है। अब इसमें से आपको देखना है, तो भारत और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में ये जो दस्तलिक नाम का द्वितीय संस्करण का युद्धाभ्यास है आयोजित किया गया था। और उसके साथ ये जो वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का संस्करण है, इसका नंबर कौन सा है, तीसरा है या दूसरा है, ये आपको देखना है। तो प्रश्न में ही जो जवाब है वो छिपा हुआ है, इसका संस्करण आप देख सकते हैं। अब इसमें से देखकर बताइए। तो 71 का हो जाएगा बी वाला। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये आयोजित हुआ था, और इसका ये दूसरा संस्करण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसके नंबर से आपको मालूम हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 को देखिएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को प्राप्त किया है, और इसे प्रोजेक्ट P75 के किस नाम से चालू किया गया है, और इसे कहाँ कमीशन किया गया है, मतलब वो वेन्यू भी आपको बताना है। तो यहाँ पर INS करंज है और तूतीकोरिन जो पोर्ट है वहाँ से,
और उसके बाद वीओ चिदम्बरनार, और उसके बाद आईएनएस खंडेरी और विशाखापत्तनम, इसके बाद आईएनएस कलवरी है और बालासोर है, आईएनएस करंज और मुंबई है। इसमें से होगा कौन सा? देखिए 72 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। भारतीय नौसेना को भी हाल फिलहाल में जो तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है वो प्राप्त हुई है, और इसमें मुंबई से इसको कमीशन किया गया है। जो प्रोजेक्ट P75 का पूरा रेंज था उसमें लॉन्च किया गया है। आईएनएस करंज के रूप में ये शामिल हुआ है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? डी वाला होगा। इसके बाद 73 को देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि वेयर हैज़ द 3-day कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रिसेंटली बीन हेल्ड। ये जो कॉन्फ्रेंस है कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर रिसेंटली अभी हेल्ड की गई है? 3 दिवसीय थी। और इसके साथ ये भी पूछा जा रहा है कि हु हैज़ प्रेसाइडेड ओवर द वैलिडेक्टरी सेशन ऑन द फर्स्ट, थर्ड एंड फाइनल डे। मतलब इसमें ये कहा गया कि पहले, तीसरे और अंतिम दिन का जो समापन सत्र था उसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कुल मिलाकर अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है और वेन्यू पूछा जा रहा है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। यहाँ आप देख रहे हैं नर्मदा जिला गुजरात का जो केवड़िया है वहाँ पे, और मोदी जी के द्वारा ये सब जो अध्यक्षता वाला काम है ये किया जाता है। या बलसाड़ जिला है गुजरात का केवड़िया वाला, और इसमें आप देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, इसके बाद नर्मदा बलसाड़ ऐसे करके दिया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? और 73 जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ये केवड़िया ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। और इसके बाद आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जो हिंदी और अंग्रेजी वर्जन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे केवड़िया ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात और पीएम मोदी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। ठीक, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, ये केवड़िया क्षेत्र है और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, जिले का नाम नर्मदा है और ये गुजरात क्षेत्र से बिलोंग करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी हाल फिलहाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना के लिए कितने मिलान 2T, यहाँ आप देख सकते हैं, मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और रक्षा मंत्रालय ने किस कीमत पर इस समझौते के लिए हस्ताक्षर किए, वो कीमत भी आपको बतानी। तो यहाँ पर 4,960 और 1,818 करोड़ है। इसी प्रकार से 4,690 और 1,821, इसके बाद 4,960 और 1,188 है। इसी प्रकार से और विकल्प दे दिए हैं, तो इसमें से देख लीजिए। और 74 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी वाले को चुनने का मतलब ये हुआ कि इसमें 4,960 वाला और जो 1,188 करोड़ वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इसमें ये कहा गया है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा आयोजित या जारी एक अध्ययन के हिसाब से, ये जो वेबसाइट है इसके द्वारा एक स्टडी की गई थी, तो उसकी जो रिपोर्ट है उसी को यहाँ दिया गया है। अब उसमें से सही कौन सा है? तो चीन के पास दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत सैन्य बल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। रूस के पास दूसरे नंबर पे सबसे मजबूत सैन्य बल पूरी दुनिया में हासिल है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे मजबूत सैन्य बल पाया जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स किसके पास है उसके हिसाब से आपको रैंकिंग देखनी थी। तो इसका होगा कौन सा? इसमें सही विकल्प की आपको तलाश करनी है। ई वाला ऑप्शन मौजूद है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें से जितने भी हैं वो गलत है। तो 75 का ई वाला ही हो जाएगा। इसमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इसीलिए हमें ई को चुनना पड़ रहा है। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जो स्टडी करके रिपोर्ट जारी की गई है उसके हिसाब से चीन के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल, ठीक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी उसके पास है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। एक जमाना था कि ये पहले स्थान पर होता था, और रशिया जो है वो 3rd पोजीशन पे है और भारत जो है वो 4th पोजीशन पे है। तो ये हमारी स्थिति है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं और इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, 76 को देखिएगा। जॉन मगुफुली, इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हो गया है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? और जीवी रामकृष्ण, इनका भी देहांत हो गया है। तो ये किस संगठन के अध्यक्ष थे? पहले अध्यक्ष थे। उस संगठन का नाम आपको बताना है। तो यहाँ मेडागास्कर के ये राष्ट्रपति थे और सेबी जो संगठन है उसका नाम दिया है। केन्या के राष्ट्रपति थे और IRDA का नाम दिया है। मेडागास्कर और इर्डा यानी IRDA है और सेबी है। इस प्रकार से है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? और 76 का हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये हुआ कि ये तंजानिया और सेबी वाला जो ऑप्शन है ये परफेक्ट है। तंजानिया के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका देहांत हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 77 में कहा गया कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया गया और इस समिति में 6 सदस्य हैं, मतलब 6 मेंबर हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। और RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ जो हैं वो इसमें अध्यक्ष बने। मतलब ये पहले क्या थे? RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे और इस पैनल का कार्यकाल 3 साल का होगा, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो 77 को अच्छे से देख लीजिए और इसमें से बताइए। तो देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो समिति के 6 सदस्य हैं वो वाला विकल्प गलत है, यहाँ सही नहीं तलाशना था, यहाँ जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो देखना था।
इसमें 5 सदस्य हैं। स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन ये भारतीय रिजर्व बैंक के सौजन्य से होता है और इसमें टोटल 5 मेंबर हैं और पूर्व डिप्टी गवर्नर का जो आप नाम देख रहे हैं ना, श्यामला गोपीनाथ, वो सही है और कार्यकाल भी 3 साल का होगा, लेकिन फिलहाल बी वाला गलत है। यहाँ 6 नहीं होगा बल्कि 5 होगा। इसके बाद 78 की ओर चलते हैं। 259 सदस्यीय जो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति है उसको हाल फिलहाल में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की है, ये 2 चीज़ें इसमें आप देख रहे हैं। तो केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का नाम दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक और राजनाथ सिंह का नाम दिया है। केंद्र सरकार और रामनाथ कोविंद का नाम है और भारतीय रिजर्व बैंक और राजनाथ सिंह का नाम है। इसमें से होगा कौन सा? यहाँ 78 को आप अच्छे से देख रहे हैं और 78 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के द्वारा ये जो गठन है, संगठन का गठन है, वो किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जब केंद्र सरकार यहाँ गठन कर रही है तो निश्चित रूप से जो पीएम होगा वही करेगा। इसके बाद 79 की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो राज्यपाल का नाम मतलब उपराज्यपाल का नाम इसमें दिया हुआ है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने इसको स्टार्ट किया है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इसके बाद पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके द्वारा, या जम्मू कश्मीर के द्वारा, या फिर लक्षद्वीप के द्वारा। इसमें से देखिए तो देखिए 79 का हो जाएगा सी वाला, यानी ये जो 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। ये कौन सा स्टेट है उसका नाम आपको देखना है और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव द पैनल लॉ बिल 2021, मतलब दंड कानून विधेयक को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है। तो इसमें राज्यों का पेयर देखिएगा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है, ओडिशा और महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल और एमपी है, इसके अलावा ओडिशा और एमपी है। इसमें से होगा कौन सा? देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि ओडिशा और मध्य प्रदेश वाला जो ऑप्शन है वो इसमें से परफेक्ट होता है, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 और इसमें कहा गया कि हाल ही में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और हाल ही में किसने, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने, जो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है उसकी बात हो रही है, वहाँ पे हिमालयन सीरों को देखा गया है। कोई भी जीव जब नया नवेला दिखाई देता है या लंबे समय के बाद दिखाई देता है तो वो भी न्यूज़ बन जाती। तो यहाँ पर उस नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है जिसमें कि हिमालयन सीरों को देखा गया। तो 2 चीज़ें पूछी जा रही, बताइए इसमें से कौन सा पेयर होगा। ये त्रिपुरा और बांदीपुर दिया हुआ है, मतलब एमपी का। इसके अलावा राजस्थान और पिन वैली दिया है, त्रिपुरा और मानस दिया है। नोकरेक रिज जो नेशनल पार्क है उसका नाम दिया है और राजस्थान राज्य है। बताइए तो इसका सी हो जाएगा। रमेश बैस जो है उन्होंने 28 फरवरी 2021 में त्रिपुरा का जो उदयपुर है वहाँ पे उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका पूरा जो डाटा है उसको आपको जानना चाहिए। रमेश बैस इनका नाम है और 28 फरवरी 2021 की जो तारीख होती है, 28 फरवरी 2021 की जो तारीख है उसमें ये लॉन्च किया जाता है, जो त्रिपुरा का उदयपुर है वहाँ पे। और इसके साथ हिमालयन सीरो जो है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे देखा गया है। अब आप बताएंगे कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020-21 का जो एडिशन है उसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ये तिलक रत्न दिलशान थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया था? तो रंगना हेरावत का नाम आता है। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? ये उपुल थरंगा हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति का नाम तो मुथैया मुरलीधरन। बताइए इसमें से कौन सा सही है। ये पूरा 82 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसका हो जाएगा ई वाला, क्योंकि जितने भी डाटा दिए हैं उसमें से कुछ भी परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए हमें इसे चुनना पड़ रहा है। असल में प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये यूसुफ पठान को चुना गया है, जो कि इंडिया लीजेंड्स के तौर पे देखे गए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये तिलक रत्न दिलशान श्रीलंका के हैं, आप देख ही रहे हैं, श्रीलंका लीजेंड्स। सर्वाधिक रन बनाने वाले तिलक रत्न दिलशान को ही चुना गया है, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो भी दिलशान है और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले वो भी दिलशान है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वो भी दिलशान है। तो यहाँ पे तीनों की जो यहाँ पदवी है वो इन्हीं को प्राप्त हुई है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कि सही हो, इसीलिए हमने ई को चुना है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिएगा। निम्नलिखित में से पहला ISL खिताब जो है 2021-22 का संस्करण है वो किसने जीता है? ये FC गोवा ने जीता है, ओडिशा FC ने जीता है, जमशेदपुर FC ने जीता है, या फिर मुंबई सिटी FC ने जीता है। इसमें विकल्प दिया है और इसका डी हो जाएगा। मुंबई सिटी FC जो है उसने अपना जो ISI खिताब है ये 2020-21 का संस्करण है उसको जीता है। और फाइनल का जो इसमें पूरा मैच होता है उसमें यहाँ अगर आप देखें तो ATK मोहन बागान को 2-1 से इसने हरा दिया। तो कुल मिलाकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के विषय में बात हो रही है। इसमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है।
तो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी यूएसए को, सेकेंड रैंक प्राप्त हुई थी यूके को, जो थर्ड रैंक है वो फ्रांस को प्राप्त हुई थी और 40वां स्थान हमारा था। तो इसमें से आप बताइए कि गलत कौन सा है। ये है 84वां और इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी वाला। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसकी बात हो रही है और हमने सी को चुना है, ठीक है। टॉप 3 जो कंट्रीज हैं उसमें आप संयुक्त राज्य अमेरिका को देखेंगे पहले नंबर पे, सेकंड पोजीशन यहाँ पे यूके की थी और थर्ड पोजीशन जो है वो जर्मनी की थी। 40वां स्थान भारत का था, 40वीं रैंक भारत की थी, तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की और इसके बारे में जो गलत विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो पहली रैंक जो है वो फिनलैंड को प्राप्त हुई थी, ठीक है, इसमें ऐसा दिया है। दूसरी स्विट्जरलैंड को, तीसरी डेनमार्क को और 139वां स्थान हमारा था, तो इसमें से आपको देखना था। देखिए इसका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि जो इसका करेक्ट आंसर है अर्थात गलत विकल्प इसमें से है वो दूसरा है, स्विट्जरलैंड। दूसरी रैंक प्राप्त हुई थी आइसलैंड को। पहला जो स्थान था वो फिनलैंड का था, दूसरा स्थान आइसलैंड का था, तीसरा स्थान डेनमार्क का था और हमारी जो पोजीशन थी वो 139वें स्थान पर थी, ऐसा हम देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है इसके बारे में हमें देखना है। तो पहली रैंक ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी रैंक स्विट्जरलैंड की, तीसरी रैंक सिंगापुर की और 24वीं रैंक जो थी वो हमारी थी, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है सही वाला, मतलब सही विकल्प की तलाश करनी है। और 86 जो है इसका ई हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा वाला जो विकल्प है उसको हम चुन सकते हैं, नॉन ऑफ दीज एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। कैसे? तो जो शीर्ष 3 देश हैं और भारत की रैंकिंग है उसमें पहला रैंक या पहला स्थान सिंगापुर का है, सेकंड जो पोजीशन है वो न्यूजीलैंड की है, थर्ड पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की है और हमारा स्थान है 26वां, ठीक है, यहाँ 24वां दिया हुआ है। तो फिलहाल हमने ई को चुना है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। अब इसका तो 2021 वाला जो संस्करण है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो 2020 वाला जो संस्करण था इसमें किन शहरों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान दिया गया है, उन शहरों के नाम आपको देखने हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है। तो बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद है, इसके अलावा बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद है, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद है, या फिर चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद है, ऐसे करके 3 का जो थ्राइस वाला पेयर है वो दिया हुआ है। और 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद वाला जो ऑप्शन है, मतलब ये 3 जो है पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं, इसे हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात हो रही है, तो राज्य का नाम आपको बताना है। और उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अभी हाल फिलहाल में PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का जो संस्करण था उसमें संचार के क्षेत्र में अपने प्रयासों के लिए कितने अवार्ड जीते हैं। अवार्ड तो जीते हैं लेकिन कितनी संख्या में जीते हैं वो बताना है आपको। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य और 7 दे रखा है, तेलंगाना और 8 दिया है, आंध्र प्रदेश और 6 दिया है और तेलंगाना और 5 दिया है। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 88 सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि ये आंध्र प्रदेश और जो मतलब इसमें 6वीं करके दिया हुआ है 6, तो संचार के क्षेत्र में अपने प्रयास के लिए करीब 6 पुरस्कार जो हैं ये इन्हें प्राप्त हुए हैं और कुल मिलाकर जो यहाँ राज्य का नाम है वो आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू PHDCCI। ये एक रिपोर्ट का नाम है, PHDCCI रिपोर्ट 2021 का एडिशन है। अब इसके बारे में आपको रैंकिंग बतानी है, कौन सी इसमें से जो सही रैंकिंग है वो दी हुई है। तो पहली रैंक चाइना को प्राप्त हुई थी, दूसरी रैंक इंडिया को मिली थी, थर्ड रैंक जो थी वो जर्मनी की थी और फोर्थ रैंक जो है वो साउथ कोरिया की थी, यानी दक्षिण कोरिया की। तो इसमें से सही क्या है? और 89 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा, इसे देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 89 का बी वाला हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए पहले बी वाले को चुन लेते हैं। जो सेकेंड रैंक है वो इंडिया की है, पहली रैंक किसकी है? जर्मनी की है, ठीक, पहली रैंक जर्मनी की है, दूसरी रैंक हमारी है, तीसरी रैंक जो है वो साउथ कोरिया की है और चीन जो है वो फिसड्डी है, यानी चौथे स्थान पर है। ये पहले पे कहाँ से रहेगा इसे हम देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन रैंकिंग इसे कहा जाता है हिंदी में। कुल मिलाकर आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका जो फुल फॉर्म है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रीसाइलेंस रैंक के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसको देखते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स, अच्छे इंडेक्स है। ये 2020 का संस्करण है, तो इसके बारे में अब आपको देखना है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका उद्देश्य यही है कि आपको रैंकिंग जितनी भी है उनके बारे में पता रहे। तो आइसलैंड की इसमें पहली रैंकिंग है, नॉर्वे की सेकंड है, स्वीडन की थर्ड है और भारत की 52वीं है, यानी 52 नंबर की है। ऐसा इसमें दिया हुआ है। सही क्या है वो आपको देखकर बताना है। तो इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि एकमात्र जो स्वीडन वाला दिया है वही सही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स लोकतंत्र सूचकांक या डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये 2020 वाला है। इसमें शीर्ष 3 देश, उसमें नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन का नाम आता है।
जब इस प्रकार के कई सारे इंडेक्स आते हैं तो उसमें ज़्यादातर स्कैंडिनेवियन या आसपास के जो आर्कटिक वृत्त वाले देश हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, नॉर्वे पहले स्थान पे है, आइसलैंड सेकंड है और थर्ड जो है वो स्वीडन है। भारत की रैंकिंग 53वीं है, यहाँ 52वीं दी हुई है। हमारी जो रैंकिंग है वो कौन सी है? 53वीं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। अब ये देशी रिपोर्ट है, तो इसमें अब राज्यवार आंकड़ा हमें देखना पड़ेगा। जो वैश्विक रिपोर्ट होती है उसमें देशों का आंकड़ा होता है, यहाँ जिलों का है, माफ़ कीजिएगा जो राज्य हैं उनका है। तो इसमें देखकर बताइए कि गलत क्या है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तेलंगाना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और केरल को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें से गलत का चयन आपको करना है और 91 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि ये केरला है और 4th प्लेस इसको प्राप्त हुआ है, यही एकमात्र इसमें गलत। बाकी सभी सही है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनका नाम आप जान लीजिएगा। इसमें अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का नाम आता है। ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है, यहाँ आप देख रहे हैं उसे। उसके बाद जो चौथी पोजीशन है वो पंजाब की है, 5वीं पोजीशन केरल का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 को कहाँ पर आयोजित किया गया है और राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय यानी थीम क्या था वो भी आपको बताना है। तो यहाँ बेंगलुरु का नाम दिया है, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये दिया हुआ है थीम वाक्य के तौर पे। चेन्नई है और उसके साथ हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया है। इसके साथ बेंगलुरु और हॉर्टिकल्चर फॉर स्टैंड अप एंड स्टार्टअप इंडिया है, थोड़ा सा हेर फेर है लेकिन इससे परिवर्तन हो जाएगा। और चेन्नई दिया है साथ में हॉर्टिकल्चर फॉर स्टैंड अप एंड स्टार्टअप इंडिया करके दिया हुआ है। तो इसमें से कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि कौन सा सही है। 92 नंबर के क्वेश्चन को आपने देखा, ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि बेंगलुरु और हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप पहले रहेगा और स्टैंड अप बाद में रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। और ये क्षेत्र कौन सा है? बेंगलुरु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि मैरीटाइम इंडिया समिट के किस संस्करण का भी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया है और हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन, इस कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? मतलब संबोधित करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे 5वां और मोदी जी का नाम दिया है, तीसरा और राजनाथ सिंह जी हैं, या फिर चौथा और अमित शाह हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। और यहाँ पे सेकेंड जो संस्करण इसका है उसे हम देख रहे हैं। और 93 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। मतलब मैरीटाइम इंडिया समिट का जो दूसरा संस्करण है इसका उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी के द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल फिलहाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकथॉन है, इकोनॉमी हैकथॉन है, उस कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। तो ऐसा कोई पेयर नहीं जिसमें कि मोदी एंड मोदी दिया हुआ हो, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसका ई वाला हम चुनते हैं। ठीक, ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मैवरिक मसीहा, ये प्रसिद्ध अभिनेता, यहाँ आप देख लीजिए, प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी। इसके बाद प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ये रमेश कंडुला। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, ये मेघना पंत का है। और स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये जो है ये संगीत पॉल चौधरी का है। इस प्रकार से रचनाओं के नाम दे रखे हैं, मतलब लेखक और उनकी जो बुक्स हैं या उनके जो टेक्स्ट हैं वो दिए हुए हैं। इसमें से सही कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। इसमें सही खोजना था तो एकमात्र जो टेरिबल हॉरिबल वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। मतलब मैवरिक मसीहा को अगर देखा जाए तो रमेश कंडुला का नाम इससे अटैच है। प्लेटफॉर्म स्केल वाला अगर आप देखें तो संगीत पाल चौधरी का नाम आता है। और स्टोरीज आई मस्ट टेल वाला जो आप देख रहे हैं ना, उसमें कबीर बेदी का नाम आता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे एकमात्र जो सी वाला था वो सही था। 95 को देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021, यानी यहाँ देखें तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, इसका थीम आपको चुनना है। तो रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सिक्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये वाला था, या रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, या इसी प्रकार से दो विकल्प और दे रखे हैं। बताइए कि इसमें से होगा क्या? और 95 का बी वाला हो जाएगा। मतलब देख लीजिए, इसमें रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। सेफ एंड सिक्योर, यहाँ क्रम भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ऊपर वाले में दिया हुआ था सिक्योर एंड सेफ, इस वजह से ऊपर वाला गलत है। इसका बी वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को देखिएगा। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये कब मनाए गए हैं? उनकी डेट क्रमशः दी हुई है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो 5, 4 और 7 फरवरी, या 5, 2 और 6 फरवरी, या 4, 2 और 4, इसी प्रकार से दिया है। और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 फरवरी, 2 फरवरी और 4 फरवरी वाला जो ऑप्शन है वो सही है।
वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मतलब विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप जानते ही हैं कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस की जो तारीख है वो 4 फरवरी है और उसी दिन मनाया जाता है मानव बंधुत्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फर्टेनिटी, तो उसे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को। ठीक, तो इसका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 97 को देख लेते हैं। इसमें विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और विश्व रेडियो दिवस, ये 3 अलग अलग डेज हैं। अब ये कब मनाए गए ये आपको देखना है। तो 11, 12 और 13 फरवरी, 11, 13 और 12, या 10, 13 और 12, या 10, 12 और 13, इसमें से होगा क्या? तो इसका हो जाएगा डी वाला। डी के हिसाब से इसको देख लेते हैं। 10 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी की जो डेट है वो सही है इसमें। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे वो 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड रेडियो डे को अगर देखा जाए तो वो 13 फरवरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2021, मतलब विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो 2021 का है उसका थीम क्या था? तो इंड लेप्रोसी, बीट स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, इस प्रकार से था, या इंड स्टिग्मा, बीट लेप्रोसी एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। तो इसका हो जाएगा सी वाला, मतलब यहाँ देख रहे हैं सी वाले ऑप्शन को, बीट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ये वाला जो विकल्प है ये परफेक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें 99 नंबर का क्वेश्चन है उसे आप देख लीजिए। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है और निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया? ये 2 चीज़ें हैं। तो लक्षद्वीप और प्रकाश जावड़ेकर का नाम है, लक्षद्वीप और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम है, पुडुचेरी और प्रकाश जावड़ेकर हैं, पुडुचेरी और प्रहलाद सिंह पटेल है, इसमें से होगा क्या? तो 99 का हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब यह है कि ये लक्षद्वीप और प्रकाश जावड़ेकर हैं जो कि यहाँ पर परफेक्ट होते हैं, मतलब केंद्रीय मंत्री के तौर पे जावड़ेकर जी का नाम है और ये जो अटल पर्यावरण भवन है इसका उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में वायुसेना स्टेशन येलहंका, इसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। यह स्टेशन कर्नाटक के किस शहर में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल कर्नाटक के किस शहर में स्थित है वो आपको देखना है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया किसके द्वारा गया है उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ पर बेलगाम और पीएम नरेंद्र मोदी का नाम दिया है, बेंगलुरु और राजनाथ सिंह का नाम है, विजयपुरा और राजनाथ सिंह है, और मैंगलोर और मोदी जी का नाम दिया है। बताइए कि इसमें से होगा क्या? तो इसका ई हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं है, सब उल्टे पुल्टे हैं, तो इसीलिए हमें ई वाले को मजबूरन चुनना पड़ रहा है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इन्होंने कर्नाटक का जो बेंगलुरु है वहाँ पे वायुसेना स्टेशन येलहंका में जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर मामला क्या है, बेंगलुरु का नाम तो दिया है लेकिन साथ में यहाँ अगर आप देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम, इसे आप देख रहे हैं। आंसर की का जो आंसर है वो तो ई दिया है, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है इसमें से देखकर अगर आप देखें तो इसका कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है, तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बेंगलुरु और राजनाथ सिंह वाला जो विकल्प है वो सही है इसमें, ठीक है। ई वाला नहीं होगा, इसका बी वाला होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। बेंगलुरु में ये उद्घाटन हुआ है कर्नाटक के, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ये दोनों चीज़ें सही। तो यहाँ तक हमने 100 जो MCQs है उन्हें कंप्लीट किया है, और ऐसी जो श्रृंखला है ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।